शादी के बाद घर बदला लेकिन नसीब नहीं। बस होने वाला है। ये पोछा मैं जल्दी से पूरा कर दूं, जिसके बाद मैं माँ के पास चली जाऊंगी। पूर्वी ने अभी ऐसे बोला ही था कि तभी पूर्वी को अपनी माँ के कराहने की आवाज सुनाई दी। अपनी माँ की आवाज को सुनकर वो बाहर भागी और बाहर उसने देखा कि उसकी ताई उसकी माँ को चोटी से पकड़कर लेकर आ रही थी। माँ, ताई, मेरी माँ को छोड़ो। चल रही ओ, मेरे पीछे नहीं आना, समझ आया? और तुम देवरानी जी, भाभी छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सारा सारा दिन ऐसे ही लेटी रहोगी और मैं तुमसे कोई काम नहीं करवाऊंगी? बस करो ताई जी, आपको मेरी माँ से क्या चाहिए? मैं यहाँ काम कर तो रही हूँ, आपको क्या करवाना है मुझे बताओ। अच्छा महारानी, तू मेरे आगे जबान को ऊंचा करेगी? माँ नहीं, अब तू अपनी खैर मना, तू करेगी सारा काम। चल तो पूरा करती हूँ। कामिनी ऐसे ही पूर्वी को बालों से पकड़कर खींचने लगी। बेचारी पूर्वी कराह रही थी, लेकिन कामिनी ने उसके बालों को नहीं छोड़ा। कामिनी पूर्वी की ताई थी, सगी ताई, लेकिन उसको अपनी देवरानी से या उसकी बेटी से कोई लगाव नहीं था। कामिनी के परिवार में उसका पति, बेटा, बेटी और एक बहू थी, और वो सभी कामिनी की तरह ही दुष्ट थे। पूर्वी का बाप इस दुनिया में नहीं था। ऐसे ही पूर्वी की माँ भी बीमार रहती थी और कामिनी का परिवार उन दोनों माँ बेटी के ऊपर खूब ही जुल्म ढाया करता था। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन भी कामिनी परेशान करने को गंगा को ले आई और पूर्वी अपनी माँ के लिए बोली तो उसने पूर्वी को निशाना बना दिया। गंगा को पूर्वी नीचे छोड़ आई थी और ताई जी तो बस माँ को परेशान करने का एक बहाना ढूंढती है। मैं सारे काम कर दूंगी। मैंने झाड़ू तो लगा दी थी, लेकिन अब जल्दी से पोछा पूरा कर देती हूँ। पूर्वी अपने पोछे के कपड़े और बाल्टी के पास ही पहुंची थी कि तभी वहाँ कामिनी आ गई और उसने उसकी बाल्टी में लात मार दी। सफाई कर रही है, ठीक से कर। ताई जी, ये आपने क्या किया? चुपचाप सफाई कर, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कामिनी की बात को सुनकर पूर्वी चुप हो गई, जिसके बाद पूर्वी ने उस पानी को अपने पोछे के कपड़े से साफ करना शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया, अच्छी लड़की। अब तूने मुझसे जुबान चलाई है ना, तो भुगतना तो पड़ेगा। अब कर काम। पूर्वी बैठकर पोछा लगाने लगी। अभी उसने पानी साफ करके पोछा लगाया ही था और वो बस बाहर ही आई थी कि तभी उसने देखा कि कामिनी गंदी चप्पल लेकर बाहर से आ गई। साथ ही उसके हाथ में मिट्टी से भरी हुई पन्नी थी। कामिनी ने वो सारी मिट्टी फर्श पर डाल दी। चल साफ कर ये सब कीचड़ को जल्दी से। ताई जी, मैंने तो अभी अभी यहाँ से साफ किया था। आप साफ कर, नहीं तो तेरी जुबान से साफ करवाऊंगी। चल साफ कर। अपनी माँ के आगे बहुत बोल रही थी ना तू, बड़ी बड़ी बातें बोल रही थी, तो भुगत। जी ताई जी। वाह वाह, क्या फिल्म है। चल जल्दी से सफाई कर, मजा आ रहा है। सभी पूर्वी को देखकर खुश हो रहे थे और उसके हालातों पर भी हंस रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ नीचे उसकी चिंता कर रही थी। पता नहीं ये लोग मेरी बच्ची से ऊपर क्या क्या करवा रहे होंगे और मैं मजबूर माँ यही पड़ी हुई हूँ। गंगा जी कैसी हो? अरे गरिमा बहन, तुम, बस मैं क्या ही बताऊँ, हालातों और गमों की मारी हूँ। आज भी मेरी बच्ची इन जालिमों के ही काम करने को गई हुई है। पता नहीं है उसके साथ क्या क्या कर रहे होंगे। बड़ी ही कम उम्र से बेचारी पूर्वी पर ये सब बातें आकर पड़ गई है। भगवान बस उसको एक अच्छा ससुराल दे। गरिमा और गंगा ऐसे ही बातें करने लगी। गरिमा गंगा की पड़ोसन थी, जो कि गंगा को बहुत ज्यादा मान देती थी। वो उसके हर एक गम को भी समझती थी। आज भी वो गंगा के पास गई तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वी ने सारी मिट्टी को साफ किया और हो गया, चलो अच्छा है। मुझे जल्दी से कामों को निपटा कर माँ के पास भी जाना है। डियर, कहाँ जाने का प्लान कर रही हो? तनु, तुम? रसोई में ढेरों बर्तन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाओ जाकर उन्हें साफ करो। बर्तन? लेकिन मैंने तो बर्तन साफ कर दिए हैं सुबह ही। अब जब तुमने बहादुरी दिखाई है तो उस पर खराबी तो उतरना ही पड़ेगा। जाओ जाओ, शाबाश, जल्दी से जाओ और बर्तनों को साफ करो। पूर्वी को कंचन और उसकी बहन तनु रसोई में ले गई, जहाँ उन्होंने किचन की अलमारी से बहुत सारे पुराने बर्तन निकाले जो सालों से यूज नहीं हुए थे और काफी गंदे थे। हे भगवान, इतने सारे बर्तन। चलो चलो काम पर लग जाओ। और हाँ, एक एक बर्तन ऐसे चमक जाना चाहिए जिसमें मैं अपना मुंह देख लूं। और किसी की भी चमक अगर कम हुई ना तो सोच लेना कि तेरी शक्ल आईने में देखने लायक नहीं रहेगी। बहुत गलत बात है। गुड लक जान, अच्छे से बर्तन धोना। हाँ? पूर्वी बेचारी दोबारा से बर्तन साफ करने लग गई। उसके अपने ही घर में उसके ऊपर ऐसे जुल्म होता था। कुछ ही देर के बाद पूर्वी ने बर्तनों को धो दिया, जिसके बाद कंचन रसोई में आई और मैंने कहा था कि ये इतने साफ हो जाने चाहिए कि मैं अपना मुंह देख लूं। देखती हूँ कि कैसे धोए हैं।
कंचन एक एक करके सारे बर्तनों को देखने लगी। सभी बर्तन तो चमके हुए थे, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा डल बर्तन उसके हाथ को लगा। ये क्या, ठीक से नहीं धोया? इतना बोलने के बाद भी? वो भाभी, वो मेरे आगे जबान खोल रही है। चुपचाप खड़ी रह, और खबरदार जो तूने मेरे आगे जबान चलाई तो चुप रहना। कंचन ने पूर्वी को जोर से मारा, लेकिन पूर्वी ने सब बर्दाश्त कर लिया। कंचन ने बर्तनों को देखा, जिसके बाद उसने उसे कपड़े धोने को भेज दिया। ये लो, इसको साफ कर दो। ये क्या, इन कपड़ों को तो मैंने कल ही साफ किया था ना तनु, फिर ये क्यों? हाँ किया था, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए दोबारा धुलवा रही हूँ। अच्छे से धोना, और हाँ, अगर एक भी मुझे दाग या धब्बा दिखाई दिया ना तो तेरी खैर नहीं। तनु ऐसे बोलकर चली गई। पूर्वी सुबह से खाली पेट थी। अपने साथ ऐसी ज्यादती होती देख उसकी आंखें भर गईं और यकीन नहीं हो रहा है कि ये मेरा यही परिवार है जो बाबा के दौर में कभी बिल्कुल अलग हुआ करता था। बाबा आप क्यों चले गए बाबा? पूर्वी अपने पुराने दिनों को सोचने लगी, जब उसका बाप जिंदा था और वो सभी मिलजुल कर रहते थे। भैया, ये डील हमें हाथ से नहीं जाने देनी है। हाँ जानता हूँ। चलो अब घर आ गया है केशव, हम ये बातें अब बाद में करेंगे। घर में बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो चल अभी घर में चलते हैं। जी भैया, मैं घर में आ गया। मेरे बाबा आ गए। बाबा, आपका कब से इंतजार कर रही थी। मेरी लाडली बेटी, मैं भी ऑफिस में तेरे बारे में ही सोचता रहता हूँ। लाओ दो, आज क्या लाए? ये ले तेरी मन पसंद की बर्फी। बाबा, आपको कैसे पता चला कि आज मेरा बर्फी खाने का ही दिल कर रहा था? आप बहुत ही अच्छे हैं बाबा। बेटा, एक बाप सब जानता है कि उसके बच्चों को क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। जाओ चाचा जी, आप तो बस दीदी की खबर रखते हो। भतीजी के लिए भी कुछ ले आया करो। लाया हूँ ना, देख तेरे लिए मोतीचूर वाले लड्डू लाया हूँ। अरे वाह, लड्डू। केशव से लड्डू लेकर तनु भी खुश हो गई। देखा तूने अपने चाचा को, ऐसे नहीं है वो कि तुझे भूल जाए। अब बहुत अच्छे है चाचा जी। तनु की बात को सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। कुछ ही देर के बाद ऊपर वाली फैमिली अपने ऊपरी फ्लोर में चली गई और केशव अपने पूरे परिवार के साथ बैठ गया। उस वक्त पूर्वी के घर में बहुत सामान था। अच्छा बेड, अच्छा बिस्तर, सभी कुछ अच्छा ही अच्छा था और सभी मिलकर रहते थे। ओ महारानी, अभी तक ये कपड़े नहीं धुले हैं? बोल। बस हो गया, अभी धो रही हूँ। शाम तक मुझे ये सभी कपड़े सूखे हुए चाहिए, समझ आया? और कोई बहाना नहीं। ठीक है, मैं इन्हें सुखाकर छत पर डाल आऊंगी, पक्का। पूर्वी ने ऐसे बोलकर तेज तेज हाथ चलाया, जिसके बाद वो छत पर कपड़े सुखाने भी चली गई। ऐसे ही पूर्वी ने सारा दिन काम कर लिया और शाम को वो एकदम बेजान अपनी माँ के पास आई। पूर्वी, क्या हो गया है मेरी बच्ची? पूर्वी बेटा। माँ, बहुत थकान हो रही है, पाँव दर्द कर रहे हैं, बहुत ज्यादा थकान हो रही है और भूख भी लगी है। भूख तो लग ही जाएगी, सुबह से तूने कुछ खाया थोड़ी है। चल मैं तुझे खिलाती हूँ। गंगा ने डलिया के अंदर से एक सूखी हुई रोटी निकाली और बेटा खा ले, ये मेरे पास बस तुझे खिलाने को सूखी रोटी ही है, खा ले। कोई बात नहीं है माँ, रोटी तो है ना, रोटी ही दे दो, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगी। पूर्वी ने सूखी रोटी खाई क्योंकि उनके किचन में खाने का राशन नहीं था। थकी हारी पूर्वी अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सो गई। गंगा भी सो गई थी। अब उनके घर में नीचे जमीन पर बस एक बिस्तर था, जिस पर दोनों माँ बेटी सोया करती थीं। कुछ ही देर में सुबह हो गई और रमेश नीचे आया। अरे उठ। कौन है? कौन आया? मैं हूँ, चल खड़ी हो जा, मुझे भूख लगी है, कुछ बना कर दे। ऐसे कौन करता है भाई साहब? आपने तो आकर हमें डरा ही दिया था। माना कि पूर्वी आपकी सगी औलाद नहीं है, लेकिन है तो आपका ही खून ना। कम से कम आप तो ऐसे हैवानियत ना दिखाया करो। क्या बोली तू? तू मुझे ज्ञान देगी? हाँ बोल। ताया जी छोड़ दो मेरी माँ को, छोड़ दो। छोड़ दिया, वैसे भी तेरी माँ को पकड़ने का मेरा कोई इरादा भी नहीं था। चल अब तू ऊपर आ और कुछ खाने को बना। अभी पूर्वी की ढंग से आंखें भी नहीं खुली थी कि रमेश उसे ऊपर ले गया, जहां पूर्वी उसका नाश्ता बनाने लगी। इन्हें क्या दूं नाश्ते में खाने को? एक काम करती हूँ, ऑमलेट और साथ में चाय दे देती हूँ। पूर्वी ने जैसा सोचा था वैसे ही किया। उसने रमेश के लिए चाय के साथ ऑमलेट बना दिया। लो ताया जी, ऑमलेट के साथ चाय ले आई हूँ, ठीक तो है ना? चाय के साथ ऑमलेट? पहले तो रमेश ने काफी देर उस नाश्ते को देखा और फिर उसने उसके ऊपर जोर से हाथ मार दिया, जिससे कि पूर्वी उछल गई और सारा नाश्ता गिर गया। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे लिए इतना बेकार नाश्ता बनाने की? तुझे लगता है कि मेरी बस ऑमलेट खाने की औकात है? हाँ? नहीं ताया जी, वो एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले, अगर हमसे आगे चलने की कोशिश करेगी ना तो कुचल दी जाएगी।
इसलिए तमीज से रहा कर। समझ आ गया तुझे? चल अब दफा हो जा और दोबारा नाश्ता बना कर ला। और इस बार कुछ अच्छा लाना, नहीं तो गर्म चाय तेरे सर पर ही पलट दूंगा मैं। जी अब मैं इन्हें क्या बना कर दूं? हे भगवान, मैं तो बड़ी ही परेशान हो गई हूँ। पूर्वी ने काफी सोचा, जिसके बाद उसको पैनकेक्स का आइडिया आया और उसने अपने ताया जी के लिए पैनकेक्स बना दिए। ये लो ताया जी। रख दे। सुन, मेरे लिए भी नाश्ता बना दे। जी भाई, आपके लिए क्या बनाना है? ऑमलेट और चाय। जी। पूर्वी बेचारी बहुत ही घबराते हुए काम कर रही थी। उसने रोहित को ऑमलेट और चाय दी, जिसके बाद वो घर के बाकी कामों में लग गई। पूर्वी से हर सुबह ऐसे ही कोलू का बैल बनाकर उसके ताया जी के परिवार वाले काम लिया करते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। ऐसे ही थोड़ा सा वक्त और गुजरा और अब पूर्वी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी। आज के दिन पूर्वी अपनी ताई के यहाँ काम कर ही रही थी कि उसे तनु ने बुलाया। कंचन भी वहीं थी। तुम्हें लगता है कि ये करना सही है? सही नहीं, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हमें मजा आ जाएगा। चलो अब इसका उल्लू बनाते हैं। पूर्वी, ओ पागल नौकर पूर्वी। हाँ बोलो तनु। ये लो, ये एक इलेक्ट्रिशियन की दुकान का पर्चा है। उसके पास मेरा लैपटॉप है, तो तुम वहाँ से मेरा लैपटॉप ले आओ। वो तो ठीक है, लेकिन ये किस इलेक्ट्रिशियन के यहाँ का है? मुझे तो इस दुकान का कभी पता ही नहीं था। पता उन्हें रहता है जो इस दुनिया में हो। बेहोश लोगों को नहीं समझ आएगा। अब जाओ। तनु ने ऐसे बोलकर पूर्वी को भेज दिया। पूर्वी हाथ में पर्चा लिए घर से निकल गई और उसको अंदाजा भी नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। पूर्वी चलती गई और चलते चलते वो एक सुनसान मोहल्ले में पहुंच गई। ये किस तरह की जगह है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये किस तरह की जगह है। या तो मुझे लगता नहीं है कि कोई दुकान होगी। पूर्वी थोड़ा और आगे बढ़ी और वो एक दुकान के आगे रुक गई, लेकिन वो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान नहीं थी, बल्कि एक देसी शराब का ठेका था। अरे नहीं, ये मैं कहाँ आ गई? अरे भाई लोग, देख रहे हो, छोकरी आई है देसी पीने। तनु ने मेरे साथ चालाकी की। उसने मुझे इन गुंडों के बीच भेज दिया है। मुझे भागना होगा। पूर्वी जल्दी से भागी, लेकिन तभी उसके पीछे ठरकी सोनू नाम का एक लड़का पड़ गया, जिसने थोड़ी सी पी रखी थी। अरे मैडम, ऐसी भी क्या जल्दी है जाने की? हाँ, अब जब आई गई हो तो 2-4 पैग लगा ही लो। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? छोड़ो, छोड़ो मुझे। माँ। अरे अरे, माँ की याद आ रही है? हमारे साथ आओ, हम याद नहीं आने देंगे। सही कहा भाई। छोड़ो मेरा हाथ। पूर्वी ने सोनू को एक जोरदार लात मारी, जिसके बाद वो अपने हाथ को छुड़ाकर अपनी जान बचाने के लिए भागी। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई? अरे पकड़ो इसको। पूर्वी आगे आगे और गुंडे उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। पूर्वी बेचारी घबराते हुए भागी रही थी कि तभी वो एक लड़के से टकराई। सुनिए, सुनिए, मुझे बचा लीजिए। ये ठरकी नशेड़ी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। ए, सुनो, कौन हो तुम लोग? हाँ, चले जाओ यहाँ से, इस लड़की को छोड़ दो। ये बहुत ताकतवर है। अरे तुम घबराओ नहीं, मुझे मार्शल आर्ट्स आती है। ओए मच्छर, सुन, हमारे सामने से हट जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे तुम आओ तो सही। तुम लोगों को मैंने तुम्हारी नानी याद ना दिला दी तो मेरा नाम विक्रम नहीं। विक्रम के बोलने पर गुंडे भड़क गए, जिसके बाद वो विक्रम पर टूट पड़े। लेकिन विक्रम को भी मार्शल आर्ट्स आती थी, जिसकी वजह से उसने उन चारों को ही खूब मारा और नशेड़ी वहां से भाग निकले। भागस साले, अगर ना भागते ना तो आज मैं इनका खेल यहीं पर खत्म कर देता। बाय द वे, तुम ठीक हो? अरे घबराओ नहीं, मैं अच्छे घर का एक इज्जतदार लड़का हूँ और मैं लड़कियों की इज्जत करना जानता हूँ। वैसे इतनी खतरनाक जगह लड़कियों का यूं अकेले आना सही नहीं है। तुम इधर क्यों आई? मैं आई नहीं थी, मुझे भेजा गया था। मुझे बताया गया कि कोई इलेक्ट्रिशियन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स को ठीक करता है, तो मैं आ गई। नहीं, यहाँ तो कोई ऐसी दुकान नहीं है। चलो अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये पूरा एरिया ठरकी है। जी। पूर्वी बहुत ही ज्यादा डर गई थी। वो कांपती हुई सी विक्रम के साथ गाड़ी में बैठ गई, जहाँ विक्रम ने उसको गाड़ी में उसके घर छोड़ना शुरू किया। विक्रम पूर्वी को देख रहा था, वो विक्रम की तरफ देख भी नहीं रही थी। इतनी अमीरी के बाद भी ये लड़की मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दे रही है। मतलब मुझे मेरी माँ की बहू मिल गई, मैं तो इसको ही अपनी पत्नी बनाऊंगा। विक्रम को पूर्वी पसंद आ गई थी। बस फिर क्या था, विक्रम ने पूर्वी से पूछ कर उसे उसके घर के आगे उतार दिया। लेकिन पूर्वी नहीं जानती थी कि वो अपनी मौत को विक्रम के साथ घर पहुंचकर दावत दे रही है। कामिनी ने उसे विक्रम की गाड़ी से उतरते हुए देखा और वेलकम पूर्वी। आपको क्या हुआ ताई जी? ये ले, और दूं क्या? ये भी ले। क्या हुआ?
क्यों मार रही हो मेरी बेटी को? किस लड़के के साथ थी तू? बोल, किसके साथ मुँह काला कर रही थी? ताई जी, आप गलत समझ रही हैं। अब ये लड़कों के साथ घूमने लगी है। रुक, बताता हूँ अभी तुझे। ये ले, ये ले। मत मारो, रुक जाओ, मेरी बच्ची को नहीं मारो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। दरिंदों ने पूर्वी को खूब मारा और आइंदा कभी किसी लड़के के साथ मिली ना तो जान ले लूंगी। कामिनी ऐसे बोलकर चली गई। पूर्वी का दिमाग अब काबू के बाहर हो रहा था। कहाँ जा रही है? माँ थोड़ी देर को छत पर जा रही हूँ, अभी आ जाऊंगी। पूर्वी छत पर चली गई, लेकिन वो किसी और ही इरादे से गई थी। पूर्वी, तेरा इस दुनिया में जीना ही सही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ कोई तेरा अपना नहीं है। चल कूद जा। नहीं 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 पूर्वी, ये तो क्या करने जा रही थी? तो मैं और क्या करूँ काकी? मुझे नहीं जीना है ऐसी जिंदगी को। पागल, रुक, अपने लिए नहीं तो अपनी बीमार माँ के लिए तो सोच। तेरे बिना उसका क्या होगा? एक तू ही तो उसका सहारा है। अपनी माँ की कसम खा कि तू अब ऐसा कुछ नहीं सोचेगी। क्या? बेटा, मुसीबत चाहे बड़ी है, लेकिन उस एक ऊपर वाले से ज्यादा नहीं है। वो चाहे तो पल में किस्मत पलट दे। चल, अब तू नीचे जा और अपनी माँ को कुछ नहीं बताना। जा। गरिमा ने पूर्वी को समझाकर नीचे भेज दिया, जिसके बाद पूर्वी ने ऐसा ना करने की कसम खाई। वहीं दूसरी तरफ, भाई, अगर वो लड़की इतनी ही प्यारी है तो अब तो इंतजार नहीं होता उससे मिलकर उसे अपनी बहू बनाने को। माँ, उसकी आंखों में इतनी सच्चाई थी ना कि मैं बता नहीं सकता। उसने मेरी अमीरी पर ध्यान ही नहीं दिया। माँ, जब देवर जी ने अपनी सपनों की रानी ढूंढ ही ली है तो अब हम लोगों को और देर नहीं करनी चाहिए। चलो देवर जी, आप भी क्या याद रखोगे? हम कल ही आपका रिश्ता लेकर चलते हैं। क्या सच? उधर पूर्वी को पता भी नहीं था कि विक्रम जैसे अच्छे लड़के का उसके लिए रिश्ता आने वाला था। वो अपनी जिंदगी में परेशान थी। ऐसे ही कल का दिन निकला और विक्रम की माँ और भाभी पूर्वी के घर उसका रिश्ता लेकर आईं। बताइए गंगा जी, हम अपने बारे में सब बता चुके हैं। अब अगर आपकी राय हो तो हम आपकी लड़की के हाथ पर शगुन रख जाए। क्यों नहीं? माँ, 1 मिनट, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ बोल। माँ, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं आपको इन दरिंदों के बीच छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। मैं तेरी शादी का हर रोज इंतजार करती हूँ। भगवान से कहती हूँ कि मेरी बेटी को भगवान जी अच्छे से अच्छे ससुराल में ब्याह दे। मेरी चिंता खत्म हो जाएगी। और तू ऐसे बोल रही है? मना नहीं कर मेरी बच्ची, इसमें तेरी माँ की खुशी है। गंगा की बात को सुनकर पूर्वी उसके आगे नहीं बोली और गंगा ने उसका रिश्ता जमुना के यहाँ ही विक्रम से पक्का कर दिया। ऊपर से पूर्वी के ताया के परिवार को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। 1 हफ्ते के बाद ही शादी की तारीख रख दी गई और 1 हफ्ते के बाद पूर्वी विक्रम के साथ ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। घर तो अच्छा है, लेकिन पता नहीं इसके अंदर रहने वाले लोग कैसे होंगे। मुझे तो डर लग रहा है। स्वागत है पूर्वी तुम्हारे नए घर में। मैं हूँ तुम्हारी जेठानी। आ जाओ, अंदर आ जाओ। गौरी ने बड़े ही प्यार से पूर्वी को अंदर बुलाया, जिसके बाद उसकी ननद रूबी पूर्वी को उसके कमरे तक ले गई। कमरा काफी बड़ा था। ये आ गया आपका कमरा। भाभी, कैसा लगा? अच्छा है। ये लो भाभी, मैं आपके लिए लाई थी। मेरे लिए? हाँ, अब चलिए मैं चलती हूँ, आप आराम कर लीजिए। रूबी कमरे से चली गई। पूर्वी बेड पर बैठी। वो पहली बार इतने गद्देदार बेड पर लेटी थी, जिससे पूर्वी को लेटते ही नींद आ गई। जब तक विक्रम कमरे में आया, उसकी नींद पक्की हो गई थी। अरे, ये तो सो गई। सोते हुए कितनी क्यूट लग रही है ये। विक्रम ने पूर्वी के गाल को हाथ लगाया कि तभी उसकी घबराते हुए आंख खुल गई। क्या हुआ? पूर्वी एकदम से डर गई थी। कुछ देर के बाद वो शांत हुई। ये उसकी अतीत की वजह थी। घबराहट के बाद पूर्वी को देर से नींद आई। ऐसे ही अगली सुबह, कहीं किसी को बुरा न लग जाए, मुझे सभी कामों को एकदम परफेक्ट करना है। अरे पूर्वी, इतनी सुबह से क्या कर रही हो? वो आपको भूख लग जाएगी ना तो खाना बना रही थी। अभी से? तो क्या हुआ, ये तो अच्छी ही बात है। बहू ने अपनी पहली रसोई सवेरे ही बना ली। बहू, चल अब तू ये खाना लगा भी दे। जमुना के बोलने पर पूर्वी ने घबराते हुए खाना लगाया और भाई, खाना तो बहुत ही लाजवाब लग रहा है, चलो खाते हैं। जैसा सोचा था वैसा ही है, बहुत ही बढ़िया। बहू, ये लो अपना शगुन। सबने खाना खाकर पूर्वी को शगुन दिया। अब पूर्वी अपने ससुराल में कुछ काम महसूस कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ, अपनी बेटी की शादी कर दी और बताया भी नहीं। सुना है बड़े ही अमीर घराने में गई है। बुलाओ उसको, काम करवाने हैं। नहीं, मेरी जान भी ले लोगी ना, तभी नहीं बुलाऊंगी।
बुला नहीं तो तेरी जान तो मैं नहीं लूंगी, लेकिन उस बेटी की ले लूंगी जहाँ भी बाहर दिखे, समझी? गंगा कामिनी की धमकी से डर गई और उसने पूर्वी के पास फोन करके तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया। पूर्वी घबरा गई और वो सीधा अपने मायके आ गई। कहाँ है मेरी माँ? माँ कहाँ हो? क्या हो गया है आपको? यहाँ। तुझे क्या लगता है कि तू सबसे होशियार है? भूल नहीं, मैं तेरी वो दाई हूँ जिसने तुझे इशारों पर नचाया है। माँ इसको देखो कैसे गहने पहन कर आई है, हमें अपने अमीर परिवार की हेकड़ी दिखा रही है। अभी निकालती हूँ इसकी हेकड़ी को मैं। कामिनी ने ऐसे बोलकर पूर्वी के हाथ, गले, हर जगह गहने को उतार लिया, यहाँ तक कि उसने उसका मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ा। सोना। ताई जी, कम से कम मुझे मेरा मंगलसूत्र तो दे दो, वो मेरे सुहाग की निशानी है। अरे जा जा, मैं जो ले लूँ ना उसे वापस नहीं करती हूँ। तेरी हिम्मत भी कैसे ही मुझसे ये सब वापस मांगने की? क्यों बुलाया है मुझे? घर की सफाई करने को। आओ और सफाई करो। गौरी पूर्वी को खींच कर ले गई और पूर्वी से उन्होंने वैसे ही काम करवाने शुरू कर दिए जैसे कि वो पहले करवाते थे। पूर्वी छत पर कपड़े डालने लगी, उसने सफाई की, बर्तन साफ किए। वहीं बाहर के लोगों ने भी ये सब देखा। अरे अभी तो सुनने में आया था कि पूर्वी की शादी हो गई है, लेकिन इसकी जालिम ताई ने बेचारी बच्ची को सुकून नहीं लगने दिया। आज ही मैंने देखा उससे काम करवा रही थी। मुझे तो बेचारी पूर्वी के लिए बड़ा ही बुरा लगता है। वो बेचारी तो कसूरवार है भी नहीं, फिर क्यों ही पता नहीं उसको ये सब झेलना पड़ता है। और गंगा जी पति के जाने के बाद से वो भी बेचारी बस बीमार सी ही रहने लगी है। पड़ोसी भी बेचारी पूर्वी के ऊपर तरस खाते थे। ऐसे ही शाम तक पूर्वी ने काम किया और शाम को उसका पति विक्रम उसे लेने को आ गया, जिसके साथ वो घर आने लगी। क्या हुआ पूर्वी, बड़ी थकी थकी सी लग रही हो तुम? हाँ जी, वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पूर्वी ने ऐसे ही बात को खत्म कर दिया। वो अपने ऊपर खुद ही जुल्म होने दे रही थी। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और इन दिनों पूर्वी मायके नहीं गई थी। मायके ना जाने की वजह से उसके चेहरे पर चमक थी। आज वो अपनी सास के साथ एक रेस्टोरेंट में आई हुई थी। पूर्वी, जरा भी नहीं घबराना और शर्माना, समझ आया? जो दिल करे मुझे वो बताना, मैं तुझे वही खाने को दूंगी। बता क्या खाना है? माँ जी, वो मैंने शाही पनीर नहीं खाया है कभी तो। अरे इतनी सी बात, ठीक है, तो मैं अपनी बहू को शाही पनीर खिलाऊंगी। जमुना ने पूर्वी के लिए शाही पनीर का ऑर्डर दे दिया, जिसके बाद पूर्वी ने वो खुशी से खाया। खाने के बाद वो मॉल में आ गई, जहाँ देख यहाँ कितने प्यारे प्यारे कपड़े हैं। पूर्वी शर्माना नहीं, जो भी तुझे अच्छे लगे बता देना, मैं दिलवा दूंगी। सच में माँ जी? ठीक है, तो फिर ये साड़ी दिलवा दीजिए, ये अच्छी लग रही है। बहू खुश लग रही है? अच्छा ठीक है, ले ले, बस ये साड़ी ही क्यों, और भी सामान ले। जमुना के बोलने पर पूर्वी ने और भी सामान ले लिया, जिसके बाद जमुना के साथ वो घर वापस आ गई। घर में रूबी और उसकी जेठानी गौरी दोनों स्किन केयर कर रही थीं। उन्होंने पूर्वी का भी हाथ पकड़कर खींच लिया। अरे नहीं, ये क्या? आओ हम तुम्हें भी चमका देते हैं पूर्वी। नहीं नहीं, आप लोग करो, मैं नहीं कर रही हूँ। अरे आ भी जाओ। गौरी और रूबी ने जबरदस्ती पूर्वी को खींच लिया, जिसके बाद उन्होंने उसका फेशियल ट्रीटमेंट करवा दिया। पूर्वी बस हंस रही थी। पूर्वी अब अपने ससुराल में खुश थी। ऐसे ही 2-4 दिन और गुजरे और आज के दिन फिर से पूर्वी के पास उसकी माँ का फोन आया। क्या माँ ठीक है? मैं आ रही हूँ। क्या हुआ बहू, क्या हो गया है? माँ जी, वो माँ की तबीयत सही नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है चली जा, रुक मैं विक्रम को बोलती हूँ, वो ऑफिस जा रहा है तो छोड़ देगा। पूर्वी के लिए जमुना ने विक्रम से बोला कि वो उसको छोड़ आए। विक्रम पूर्वी को लेकर निकल गया, जिसके बाद उसने उसे उसके घर छोड़ दिया। आज घर में एक अलग सी ही खामोशी थी। माँ कहाँ हो तुम माँ? विक्रम जा चुका था, तभी पूर्वी आवाजें लगा रही थी कि तभी उसका मुंह पीछे से किसी ने दबाया और वो उसको एक कमरे में ले गया, जहाँ पूर्वी को उन्होंने एक कुर्सी पर बांध दिया। सामने ही कुर्सी पर उसकी माँ गंगा बैठी हुई थी। पूर्वी, तू यहाँ? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? माँ, आपको यहाँ कौन लाया और कौन लाएगा? लेकिन तू क्यों आई? पूर्वी ने अपनी नजर को घुमाया तो वो चौंक गई। आसपास उसके ताया जी का पूरा परिवार खड़ा हुआ था। स्वागत है पूर्वी जी। ताया जी खोलो, हमें क्यों बांधा हुआ है? क्यों? देख पूर्वी, मुझे ये घर ना पूरा अपने नाम चाहिए, समझी? चल शराफत से इन पेपर्स पर साइन कर दे। ये तो प्रॉपर्टी के पेपर्स है। ताया जी, आप बाबा की खून पसीने की कमाई से बनाया हुआ ये घर पूरा का पूरा अपने नाम करवाना चाहते हैं? कभी नहीं। तू हमें ना कहेगी? हमें? हाँ आपको। ना ये प्रॉपर्टी आपकी है, ना ही आपको मिलेगी। क्या बोली तू? ना ये आपकी है, ना ही आपको मिलेगी। अच्छा, ये ले।
कामिनी ने ऐसे बोलकर तेज धार वाला चाकू सीधा पूर्वी की आंखों के सामने उसकी माँ की छाती में गाड़ दिया। माँ 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 माँ, मेरी माँ, माँ। चुप हो जा, चुप हो जा, नहीं तो तू भी जान से जाएगी। चल साइन कर। एक तरफ पूर्वी के साथ ज्यादती हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ, अरे नहीं, मैं तो पूर्वी से चाबी लेना ही भूल गया। चलो ले आता हूँ। विक्रम ने पूर्वी के मायके की तरफ को गाड़ी मोड़ दी। कुछ ही देर के बाद वो उसके मायके पहुंच गया जहां, अरे ये क्या, मैंने कितनी बार बेल बजा दी लेकिन ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? सब ठीक तो है। विक्रम परेशान हो गया और उसने पुलिस को फोन कर दिया। बाद में विक्रम को एक खिड़की खुली मिल गई जिसमें से वो पूर्वी के घर चला गया और सीधा वो ऊपर कमरे में पहुंचा। साइन कर दे, समझ आया? नहीं तो गर्दन काट दूंगा। पूर्वी, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? अरे इसने तो सब देख लिया, अब क्या होगा? अरे हम तो डर गए, चलो इसको भी मार देते हैं। पूर्वी विक्रम के लिए परेशान हो गई थी। रमेश विक्रम की तरफ चाकू लेकर बढ़ा लेकिन विक्रम के पीछे से तभी पुलिस आ गई और उन्होंने खुलेआम रमेश के परिवार को पकड़ लिया। ओ भाई चल, अब तू ये खेलना थाने में खेलना जाकर। लेकर चलो इस आदमी को और इसके सभी साथियों को। पूर्वी, पूर्वी, थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। माँ, माँ, मेरी माँ। पूर्वी के ताया के परिवार का सच तो सामने आ चुका था और उन्हें धाराएं लगने के बाद जेल भी हो गई। अब उनका छूटना मुमकिन नहीं था, लेकिन पूर्वी ने अपनी मां को खो दिया था। ये खबर सुनकर पूर्वी के ससुराल के सभी सदस्य वहां ही पहुंच जाते हैं और उन्होंने उसकी मां का अंतिम संस्कार करवाया। आज के दिन पूर्वी की मां को मरे 1 हफ्ता हो चुका था। सभी पूर्वी के घर में बैठे थे। मेरी बहू ने कितनी परेशानियां उठाई लेकिन अंत में सब ठीक हो ही गया। हाँ हो गया, लेकिन किस कीमत पर? मेरी माँ तो चली ही गई। शादी के बाद मेरा घर तो बदला लेकिन नसीब नहीं, मैंने अपनी माँ को ही गवा दिया। चल उदास मत हो, मैं हूं ना तेरी माँ। पूर्वी के हॉल में उसकी सास, ससुर, ननद, जेठ, जेठानी, पति, सभी कोई उसे घेरे ढाल बने बैठा था। कभी कभी अपने ही अपनों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं दोस्तों, और वो दुश्मनी तब ज्यादा खतरनाक बन जाती है जब उसको दूसरों से छिपाया जाए। पूर्वी ने यही गलती की कि उसने अपने ससुराल वालों से सब छिपाया और जिसका आज उसे गम था, उसकी मां उससे दूर हो गई थी। इसलिए तो कहते हैं कि जालिम से बड़ा गुनहगार वो है जो जुल्म को सहन करे, सहन करे, सहन करे।